और मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये जो यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं, बस आप पढ़े और अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। साझेदारी के हिसाब का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान देंगे बच्चे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं विषय नामा के मूल तत्व में पहला जो चैप्टर था बच्चे, साझेदारी विषय प्रवेश, ठीक है। जो वीडियो नंबर है 1.3 है, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये जो डायग्राम दिख रहे हैं बच्चे, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इसके अंदर जो हमने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ बच्चे व्यवसाय है ना। ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा बच्चे, इसको हम बोलते हैं व्यवसाय, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये साझेदार है। ये दिख रहा है, आप मेरे जो हाइलाइटर है बच्चे, वहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंटर है, यहाँ पे साझेदार है। एक तरफ साझेदार है और एक तरफ क्या है बच्चे, व्यवसाय, ठीक है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब दो से ज़्यादा साझेदार हो बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते थे, साझेदारी पीढ़ी बोलते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो साझेदार है, साझेदार क्या करता है कि अपने व्यवसाय को, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूंजी देता है। अपने व्यवसाय को क्या देता है बच्चे, पूंजी देता है ना। ये जो पूंजी है कौन देता है व्यवसाय को, तो साझेदार देता है, ठीक है। जब साझेदार पूंजी देगा व्यवसाय को, तो व्यवसाय का भी तो कुछ ना कुछ फर्ज होगा बच्चे, है ना। तो व्यवसाय क्या करता है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज देता है। देखो उसको रिटर्न में दे रहा है ना। ये एरो दिख रहा है ना आपको, पूंजी पर ब्याज देता है। किसको देता है, साझेदार को देता है, ठीक है। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, साझेदार को पैसे की जरूरत अगर पड़ा बच्चे, तो फिर क्या करता है, व्यवसाय में से आहरण करता है। देखो आहरण कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, ये आहरण कर रहा है बच्चे, ठीक है। जब आहरण करेगा तो फिर साझेदार को भी तो ब्याज देना पड़ेगा बच्चे। देखो यहाँ पे इसने पूंजी दिया था, तो उसको पूंजी पर ब्याज मिल रहा है। अगर वो बिजनेस से पैसे लेगा बच्चे, आहरण करेगा, तो क्या इसको ब्याज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देंगे, है ना। तो यहाँ पे साझेदार क्या कर रहा है, आहरण पर ब्याज दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चे, व्यवसाय को दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पूंजी देगा तो व्यवसाय क्या करती है, उसके बदले ब्याज देती है। अगर साझेदार आहरण करेगा तो साझेदार भी उसके बदले क्या देता है बच्चे, आहरण पर ब्याज देता है। सीधी सी बात है। अगर हम आपसे ब्याज लेंगे तो आप लोग भी तो मेरे से ब्याज लोगे कि नहीं, है ना। तो सेम चीज़ है, अगर हम व्यवसाय को पूंजी देंगे तो व्यवसाय क्या देगा, पूंजी पर ब्याज देगा। अगर हम आहरण करते बच्चे, तो मुझे भी आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। किसको देंगे, तो व्यवसाय को देंगे। देखो आहरण पर ब्याज का जो यहाँ पे तीर का निशान है, वो व्यवसाय की तरफ है, तो व्यवसाय को देते, ठीक है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे, नहीं। आगे बढ़ते, अगर कोई साझेदार अच्छा काम करता है तीनों में से, ठीक है, तो व्यवसाय क्या करती है, उसके वेतन को बढ़ा देगी बच्चे, या तो बोनस देगी, कमीशन देगी, या पारिश्रमिक देगी, है ना। तो बताओ इतने सारे जो एंट्री बच्चे, इसे लिखने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए साझेदारों का कोई खाता होना चाहिए कि नहीं। तो उसके हिसाब किताब जो भी बच्चे, उसको लिखने के लिए एक क्या होता है, हम लोग साझेदार का पूंजी खाता तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बच्चे, साझेदार का पूंजी खाता हम लोग तैयार करते हैं। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे पूंजी हुआ, आहरण हुआ, है ना, आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, वेतन बोनस कमीशन है, यही सबको लिखने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता तैयार करते हैं। ताकि उससे पता चले कि जो साझेदार है वो पूरे वर्ष में कितने पैसे उसने कमाए, है ना, कितना खर्च किया, कितना लाभ हुआ, ये सब जानना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हिसाब किताब अगर नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ बिजनेस करने का, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस तैयार करते हैं, है ना। सॉरी, बिजनेस की जगह पे हम क्या रेडी करेंगे बच्चे, साझेदार का पूंजी खाता। ओके, तो चले हम लोग साझेदार का पूंजी खाता देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है बच्चे कि साझेदार के जो पूंजी खाता है, यहाँ देखो एक लाइन लिखा है कि साझेदार द्वारा पीढ़ी के साथ किए गए व्यवहार लिखने के लिए साझेदारी पीढ़ी की बही में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाता है।
जब भी हम साझेदार द्वारा पीढ़ी के साथ जो भी व्यवहार होगा बच्चे, है ना, जितने भी व्यवहार होते हैं, जैसे भी आपने देखा था यहाँ पिछले स्लाइड में, ठीक है, कि यहाँ पे पूंजी था, आहरण था, वेतन, बोनस, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, है ना, ये सारे व्यवहार को लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखने के लिए साझेदारी पीढ़ी की बही में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चे, प्रत्येक साझेदार का हम क्या ज्ञात करेंगे, पूंजी खाता। फिर है साझेदार प्रारंभ में जो रकम पूंजी के रूप में लाता है, सही बात है, स्टार्टिंग में जो भी पैसा लाएगा, जैसे 3 साझेदार है, एक ने 1 लाख रुपया लाया, बी ने 2 लाख लाया, सी ने 3 लाख रुपया लाया, है ना, तो स्टार्टिंग में जो भी पूंजी लाता है और किसी कारण से साझेदार की पूंजी में वृद्धि करने वाले व्यवहार पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ऐसा व्यवहार जो पूंजी में वृद्धि करता है, ठीक है, ये ध्यान देना बच्चे, ठीक है, पूंजी में जो क्या करता है, वृद्धि करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, पूंजी में वृद्धि, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, पूंजी में वृद्धि, है ना, पूंजी में वृद्धि करने वाले जो व्यवहार होंगे वो पूंजी खाते में कहाँ लिखेंगे बच्चे, जमा पक्ष में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखना। ऐसे व्यवहार जो पूंजी को बढ़ा दे उसको पूंजी खाते में कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों के मन में होगा सर अगर जो व्यवहार पूंजी को घटा दे तो उसको हम उधार पक्ष में लिखेंगे। सही बात है ना। पूंजी में कमी करने वाले जो व्यवहार होते बच्चे, है ना, पूंजी में कमी करने वाले व्यवहार, यहाँ पे देखो कमी करने वाले व्यवहार पूंजी खाते के किस तरफ लिखेंगे बच्चे, उधार पक्ष में। ठीक है, अगर बढ़ेगा पूंजी तो जमा पक्ष में लिखना है, अगर पूंजी कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के पूंजी खाता रखने की 2 पद्धति है ना। साझेदारों के जो पूंजी खाता होते हैं बच्चे वो रखने की कितनी पद्धति है, 2 पद्धति है ना। साझेदार को पूंजी खाता रखने की पद्धति आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो पूंजी खाता रखने की पद्धति है बच्चे, है ना, पहला क्या है, पहला तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति है और दूसरा क्या है, स्थिर पूंजी खाता पद्धति। जब अस्थिर पूंजी खाता पद्धति होगा तो इसके अंदर हम सिर्फ एक खाता बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, अगर अस्थिर पूंजी खाता पद्धति हो बच्चे, ठीक है, तो इसमें हम साझेदारों का कौन सा खाता तैयार करेंगे, सिर्फ पूंजी खाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला स्थिर पूंजी खाता पद्धति तो इसमें हम 2 खाते तैयार करेंगे, एक तो बच्चे साझेदार के पूंजी खाता और दूसरा हम लोग तैयार करेंगे साझेदारों के चालू खाता। ठीक है, ये 2 खाते हम लोग तैयार करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साझेदार के पूंजी खाता रखने की 2 पद्धति होती है, एक अस्थिर पूंजी खाता पद्धति है, दूसरा स्थिर पूंजी खाता पद्धति है। अगर अस्थिर पूंजी खाता पद्धति बचे तो उसमें हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता तैयार कर देंगे। अगर स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो इसके अंदर 2 खाता बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाता भी बनाते हैं और साझेदारों के चालू खाता भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अस्थिर पूंजी खाता पद्धति किसको बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि साझेदारों के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदारों की प्रारंभिक बाकी, ठीक है बच्चे, साझेदारों के प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी, कौन सी बाकी बच्चे, अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता हो। क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन, मतलब प्रारंभिक पूंजी जो होगा बच्चे और अंतिम पूंजी वो दोनों में क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं प्रारंभिक पूंजी बच्चे 1 लाख रुपया है, कितना है, 1 लाख रुपया है। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चे, ये जो हम लिखते हैं ना इसके अंदर, ठीक है, प्रारंभिक पूंजी सपोज 1 लाख रुपया है और अंतिम पूंजी हम मान लेते बच्चे कि 80,000 है, कितना है, 80,000। ठीक है, चलो ये समझना है आप लोगों को बस, ठीक है 80,000 है ना। अब बताओ क्या ये दोनों पूंजी बराबर है बच्चे, सर नहीं बराबर तो नहीं है, तो इससे हम कौन सी पूंजी खाता पद्धति बोलेंगे, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। अगर इधर भी 1 लाख हो बच्चे और इधर भी 1 लाख हो तो उसको स्थिर पूंजी खाता पद्धति बोलते हैं। बस ये दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी साझेदार ने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया लगाया और 1 साल के अंत में उसका 80,000 हो गया या 1,20,000 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। मतलब स्टार्टिंग में जो पैसे लगाया, प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी, दोनों क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग होते हैं। ठीक है,
अलग होगा तो उसे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि शेयरदारों के पूंजी खाता की कौन सी बाकी होती है बच्चे, जमा बाकी। जब भी हम शेयरदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो उसके हमेशा जमा बाकी होती है। जमा बाकी का मतलब होता है कि जमा पक्ष का टोटल जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और पूंजी खाते की जमा बाकी जो होती है बच्चों, पक्की तलपट में हम पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। ये आप याद कर लेना, आगे हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि पक्की तलपट क्या होता है, पूंजी दायित्व क्या होता है ना। ऐसे 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पूंजी खाते की जमा बाकी होती है बच्चे, वो हम कहाँ लिखते हैं, पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में। अगर तुम्हारे मन में आए बच्चे कि पूंजी खाते की अगर उधार बाकी है तो उसको कहाँ लिखेंगे, तो अगर उधार बाकी होगा तो हम संपत्ति लेना हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयरदारों के पूंजी खाते का नमूना, है ना। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो शेयरदारों के पूंजी खाते में सबसे पहले उधार पक्ष होगा और जमा पक्ष होगा, ठीक है। इसके बाद इसके फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसके फॉर्मेट में क्या आता है, पहला तो तारीख आएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहला क्या दिख रहा है, एक तारीख आएगा, ठीक है। उसके बाद विवरण लिखेंगे, ठीक है। फिर रकम आएगा। रकम के लिए हम 2 कॉलम लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे पास 2 साझेदार होते हैं ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक साझेदार है ए और एक साझेदार है हमारा बी, ठीक है। तो अगर 2 साझेदार है तो इस तरीके से 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अगर 3 साझेदार होगा बच्चे तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 साझेदार है इसलिए हम सिर्फ 2 कॉलम बना रहे हैं, ए और बी, ओके। समझ में आ रही मेरी बात, ओके। अब आगे बढ़ते। अब साझेदार का जो पूंजी खाता होता है बच्चे, उसके जमा पक्ष में सबसे पहले देखते हैं ना। तो जमा पक्ष में सबसे पहले लिखते हैं शेष आगे लाए। क्या लिखते हैं बच्चे, शेष आगे लाए। ये जो शेष आगे लाए होता है ना, इसमें प्रारंभिक पूंजी होता है। प्रारंभिक पूंजी मतलब जो साझेदार व्यवसाय में शुरू में जो पूंजी लगाता है वो यहाँ पे लिखते हैं, शेष आगे लाए, है ना। इसी को हम प्रारंभिक पूंजी बोलते हैं। अब जितना भी पूंजी होगा बच्चे उसको दोनों के खाते में लिख देंगे, ए और बी का, ठीक है। इसके अलावा आता है अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, है ना। अतिरिक्त पूंजी भी आते हैं बच्चे, है ना। अतिरिक्त पूंजी देखो इधर। अब पूंजी पर ब्याज क्या होता है कि जैसा हमने बताया था कि जब हम पूंजी देंगे व्यवसाय को तो व्यवसाय क्या देगा हमें, तो सर व्यवसाय पूंजी पर ब्याज देगा। तो जो पूंजी पर ब्याज है, तो देखो पूंजी पर ब्याज अगर साझेदार को मिलेगा तो बताओ उसकी पूंजी में क्या होगा बच्चे, तो उसकी पूंजी में वृद्धि होगी। क्या होगी, यहाँ पे मैं प्लस का साइन दे देता हूँ, उसकी पूंजी में वृद्धि होगी, ठीक है। तो अगर पूंजी बढ़ेगा तो जमा पक्ष में लिख देना, याद रखना। जब भी ऐसे व्यवहार या ऐसे कोई भी विवरण है जिसके कारण साझेदार का पूंजी अगर बढ़ रहा है तो हम जमा तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा तो जमा तरफ लिखेंगे। उसी तरीके से वेतन है, यहाँ पे देख सकते वेतन, ठीक है। फिर बोनस है बच्चे, फिर कमीशन है, पारिश्रमिक है। बताओ ये सारी चीज़ें अगर साझेदार को मिलेगा तो उससे उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पूंजी बढ़ रहा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ लिखेंगे, ठीक है। याद करने का यही एक तरीका है कि पूंजी अगर बढ़े बच्चे तो जमा तरफ लिखना है, पूंजी अगर घटे तो उधार पक्ष में लिखना है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। आगे बढ़े बच्चे। आगे लिखा है लाभ हानि वितरण खाता, है ना। यहाँ पे देखो लाभ हानि वितरण खाते की कौन सी बाकी दी है बच्चे, जमा बाकी, यानी लाभ हुआ है। तो बताओ अगर किसी शेयरदार को लाभ होगा तो बताओ उसकी पूंजी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है, उसकी पूंजी क्या होगी बच्चे, बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से उधार पक्ष में, है ना। उधार पक्ष में क्या दिया है, ध्यान दो। तो उधार पक्ष में सबसे पहले क्या दिया बच्चे, आहरण दिया है। आप अगर 2 मिनट के लिए ध्यान से पढ़ेंगे उसको फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि उधार पक्ष में सबसे पहले आहरण है। आहरण का मतलब होता है कि जब कोई व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नगद माल या संपत्ति ले जाए, उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो जब कोई साझेदार आहरण करेगा तो आप बताओ, आहरण करेगा बच्चे तो उससे पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया और 20,000 रुपया बिजनेस में से आपने निकाल लिया, तो जब बिजनेस में से अगर आप निकाल लोगे 20,000, तो बताओ आपकी पूंजी क्या होगी बच्चे, तो आपकी पूंजी ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो जब पूंजी कम होती है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, उधार तरफ लिखेंगे, यानी माइनस। पूंजी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इधर माइनस और इधर मैंने प्लस का चिन्ह दिया है। पूंजी बढ़ेगा तो जमा तरफ लिखेंगे, पूंजी अगर घट गया बच्चे तो उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अगर आहरण करेंगे तो उससे पूंजी कम होता है, ठीक है, इसलिए उसको उधार पक्ष में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज,
अब बताओ, आपने आहरण भी किया और आपको ब्याज भी देना पड़ रहा है, तो हम जितना भी ब्याज देते हैं उससे हमारे पास पैसे क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो आहरण पर ब्याज क्या करते हैं, पूंजी को कम कर देता है। कम करेगा तो क्या करेंगे बच्चे, उसको उधार तरफ लिख देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में लाभ हानि वितरण खाता, ठीक है। लाभ हानि वितरण खाता का मतलब क्या है कि अगर लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं और उसमें हानि हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, हानि, ठीक है। अब बताओ, हानि होगा तो पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा, तो सीधी सी बात है, पूंजी कम हो जाएगा, है ना। और लाभ होगा तो बच्चे पूंजी बढ़ता है। देखो यहाँ पे मैंने लाभ लिखा है, अगर लाभ है तो पूंजी बढ़ रहा है, इसलिए हम जमा तरफ। तो ऐसे व्यवहार जो पूंजी को बढ़ा दे तो जमा तरफ लिखना, और ऐसे व्यवहार जो पूंजी को कम कर दे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि जमा तरफ का टोटल करेंगे और उधार पक्ष का जो भी टोटल होता है बच्चे उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करने पे जो रकम आएगा उसको हम लिखते हैं शेष आगे ले गए। ये जो शेष आगे ले गए बच्चे, इसी को हम अंतिम पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतिम पूंजी। और ये जो शेष आगे लाए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक पूंजी। इस चीज़ को आप लिख लेना, ठीक है। शेष आगे लाए यानी प्रारंभिक पूंजी, और शेष आगे ले गए इसको क्या बोलेंगे बच्चे, अंतिम पूंजी, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो दिया है स्थिर पूंजी खाता पद्धति, है ना। स्थिर पूंजी खाता पद्धति जो होता है, इसमें लिखा है कि साझेदारों के पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाते की प्रारंभिक बाकी, कौन सी बाकी बच्चे, प्रारंभिक बाकी मतलब जो शुरू में पैसे लगाते हो, और अंतिम बाकी जो पूरे साल के अंत में हिसाब किताब करने के बाद जो पैसे मिलते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, अंतिम बाकी, है ना, ठीक है। तो प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता ना हो, मतलब कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मतलब पहले जितना पैसा था, अगर मान ले पहले बच्चे हमारे पास 1 लाख रुपया हो, कितना हो, 1 लाख, ठीक है। और अभी भी हमारे पास कितना है, ये प्रारंभिक पूंजी। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। फिर 1 साल के बाद जब हमने कैलकुलेट किया बच्चे, तो हमारे पास कितने पैसे दिखे, तो सर हमारे पास अभी भी मेरे पॉकेट में कितना है, 1 ही लाख रुपया है। तो अगर 1 लाख रुपया है तो इसका मतलब क्या है कि पहले की पूंजी और अभी की पूंजी दोनों क्या हो गई बच्चे, बराबर हो गया, है ना। तो जब दोनों पूंजी समान हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी पूंजी खाता पद्धति बोलेंगे, स्थिर पूंजी खाता पद्धति, ठीक है। जिसका प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी दोनों समान हो। पहले भी हमने कितना लगाया था, 1 लाख, और 1 साल के बाद भी 1 ही लाख है, तो इसको हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है इस पद्धति में साझेदारों के चालू खाता और पूंजी खाता दोनों बनाते हैं, ठीक है। इस पद्धति में हम क्या करते हैं, चालू खाता भी बनाएंगे बच्चे। इस पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, चालू खाता भी बनाते हैं और पूंजी खाता भी बनाएंगे, दोनों खाता बनाते हैं बच्चे, ठीक है। ये ध्यान रखना, चालू खाता भी बनाएंगे और पूंजी खाता, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी पद्धति में दोनों खाता बनाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है। कौन सी पद्धति बताएंगे, फटाफट बताओ, स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे, ठीक है। पूंजी खाता की जमा बाकी होती है, ये मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में, है ना, कि पूंजी खाते की जमा बाकी होती है। लेकिन अगर चालू खाता आएगा बच्चे तो इसकी उधार और जमा दोनों बाकी होती है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछ सकता है कि मतलब कौन से खाते की उधार और जमा दोनों बाकी होते हैं, तो आप आंसर फटाफट देंगे चालू खाता, ठीक है। आपसे कोई पूछे कौन से खाते की सिर्फ जमा बाकी होती है, तो क्या बताएंगे, पूंजी खाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं साझेदारों की स्थिर पूंजी खाते का नमूना। इसका भी फॉर्मेट देख ले बच्चे। अब इसमें 2 खाते बनेंगे, एक तो साझेदार का पूंजी खाता बनेगा, सेम है फॉर्मेट, है ना। जब साझेदार का पूंजी खाता बनेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है ना, आपको दिख रहा होगा कि सर पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ये सब गायब हो गया इसमें से, है ना। तो याद रखना है, साझेदार का जब पूंजी खाता बनेगा, कौन सी पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये गलती मत करना। ये स्थिर पूंजी खाता पद्धति है, तो इसमें हम जमा तरफ में सबसे पहले लिखेंगे शेष आगे लाए, उसके बाद अतिरिक्त पूंजी। कई बार ऐसा होता है कि साझेदार क्या होता है कि बीच में या 2 या 3 बार पूंजी देता है, तो ठीक है। तो पहली बार जब पूंजी देगा बच्चे तो शेष आगे लाए यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी बार अगर पूंजी दे रहा है तो उसको हम अतिरिक्त पूंजी के रूप में करके लिखेंगे, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, ठीक है। बस इतना ही एंट्री इसके अंदर लिखते हैं, बाकी के कोई एंट्री इसके अंदर आते नहीं है, ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो पूंजी खाते में सिर्फ 2 ही चीज़ लिखेंगे, प्रारंभिक पूंजी लिखते बच्चे और अंतिम पूंजी लिखते हैं। अगर कोई बीच में पैसा लाया तो अतिरिक्त पूंजी लिखेंगे, बस ये 3 के अलावा कुछ एंट्री इसके अंदर आएगा नहीं। तो बाकी के जो भी प्रविष्टि है बच्चे, है ना, जो भी एंट्री वो कहाँ चले जाएंगे, तो चालू खाते में चले जाते हैं। तो पहले चालू खाता समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है।
तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति में स्थायी पूंजी के अलावा, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्थायी पूंजी मतलब जो प्रारंभिक पूंजी है ना, स्थायी पूंजी के अलावा के अन्य व्यवहार है ना। ये जो अन्य व्यवहार है इसका मतलब क्या, ये अन्य जो व्यवहार है लिखने के लिए तैयार किया खाते को शेयरधारक का चालू खाता कहा जाता है ना। तो अन्य व्यवहार में क्या क्या लिख सकते हैं, अन्य व्यवहार के अंदर जैसे था आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, वितरण पात्र लाभ, ये सब अन्य व्यवहार हो गया है ना। लिखा है स्थायी पूंजी के अलावा, तो पूंजी को छोड़ के बाकी के जो भी एंट्री बच गए बच्चे वो सब कहाँ लिख देना है आपको, चालू खाते में लिख देना है। ठीक है, कौन सी पद्धति में, ये याद रखना है। तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति है ना, जब ये पद्धति रहेगा तभी चालू खाता बनता है। ठीक है, अगर अस्थिर हो तो उसमें नहीं बनता है। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ओके, आगे देखते हैं चालू खाते का फॉर्मेट क्या होता है। तो जब शेयरधारक का चालू खाता बनेंगे बच्चे, तो फॉर्मेट में पहले तो उधार जमा आपको लिखना है, पता ही जैसा है ना। उसके बाद फॉर्मेट लिखेंगे। फॉर्मेट के अंदर क्या रहेगा कि इसके अंदर क्या होता है, दोनों तरफ शेष आगे लाए लिखते हैं। देखो इसमें खास बात यह है कि दोनों तरफ शेष आगे लाए लिखते हैं। देखो इधर भी और इधर भी है ना, शेष आगे लाए दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो बच गई थी एंट्री, पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ हानि वितरण का दिख रहा है, ये सारे जो अन्य व्यवहार है उस सब के सब हमने कहाँ पे लिख दिया, चालू खाते में लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी देखो आहरण खाता है, आहरण पर ब्याज है, लाभ हानि वितरण खाता है ना। ये सारा एंट्री हम इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद फिर टोटल लगा देंगे बच्चे। टोटल माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, शेष आगे ले गए। ये जो शेष आगे ले गए है चालू खाते में, उधार तरफ भी आ सकता है बच्चे और जमा तरफ भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन इधर भी आ सकते हैं। शेष आगे लाए दोनों तरफ आता है। ठीक है, जैसे शेष आगे लाए दोनों तरफ है तो शेष आगे ले गए भी दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है। चालू खाते में बस इतना याद रखना है कि शेष आगे ले गए दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है, और बाकी के जो भी व्यवहार है वो सब चालू खाते में लिखना है। ठीक है, और पूंजी खाते में सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ पूंजी लिखेंगे। तो कौन सी पद्धति की बात हम कर रहे हैं बच्चे, स्थिर पूंजी खाता पद्धति है ना। मैंने बताया था कि स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते बनाते हैं, एक तो चालू खाता बनाएंगे और एक पूंजी खाता बनाते हैं ना। ठीक है, और लास्ट एक फॉर्मेट और है जिसको बोलते हैं लाभ हानि वितरण खाता। ठीक है, लाभ हानि वितरण खाता क्या होता है कि साझेदारी पीढ़ी के जो वार्षिक हिसाब आपने पढ़ा होगा 11th में है ना, तो वहाँ पे हम पहले व्यापार खाता बनाते थे, उसके बाद अगर याद हो बच्चे तो लाभ हानि खाता तैयार करते थे है ना। लेकिन लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद एक और खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद एक और खाता तैयार किया जाता है जिसको हम लाभ हानि वितरण खाता बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद साझेदारों के बीच लाभ या हानि का वितरण दर्शाने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके भी फॉर्मेट होते बच्चे है ना, इसके फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाभ हानि वितरण खाते का उधार और जमा लिखेंगे और बीच में इसके फॉर्मेट आएंगे है ना। देखिए विवरण रकम तो रहता ही है, इसमें याद रखना। ये तो आपको बाय हार्ट कर जाना है बच्चे कि किधर कौन सी एंट्री आएगी है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ, जमा तरफ क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज, क्या लिखेंगे बच्चे, आहरण पर ब्याज। उसके बाद लिखेंगे साझेदार का चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज, फिर वितरण पात्र हानि लिखते हैं इधर है ना। इधर क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते की शुद्ध हानि। अगर शुद्ध हानि दिया है तो उसको लाभ हानि वितरण खाते में कहाँ लिखेंगे बच्चे, उधार तरफ। अब यहाँ पे देखो शेयरधार की पूंजी पर ब्याज, अगर दो शेयरधार है दोनों को पूंजी पर ब्याज अगर मिलेगा बच्चे तो दोनों की रकम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़कर और यहाँ पे फाइनल रकम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आएगा चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज। याद रखना उधार पक्ष में, कौन सी पक्ष में बच्चे, उधार पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, जमा बाकी का ब्याज लिखते हैं, और जमा पक्ष में हम किसकी बाकी लिखेंगे, उधार बाकी का ब्याज। ये ध्यान में रखना। फिर है शेयरधार को जो भी वेतन बोनस कमीशन मिलेगा बच्चे उसको उधार तरफ लिखना है। फिर कभी कभी सामान नामत या फंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको लिखने के लिए भी हम उधार पक्ष का यूज़ कर सकते हैं ना। और लास्ट में वितरण पात्र लाभ, जो भी लाभ होगा उस शेयरधार के बीच हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको बांटेंगे तो यहाँ पे लिखना है। फिर है इधर आहरण पर ब्याज आएगा है ना, समझ रहे बात को, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे है शेयरधार के आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज अगर दो शेयरधार है ए और बी तो दोनों का ब्याज यहाँ पे लिखना है बच्चे और टोटल करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद इधर लिखेंगे शेयरधार के चालू खाते के उधार बाकी का ब्याज। अगर क्वेश्चन में दिया है चालू खाते के उधार बाकी का ब्याज, तो आपको किधर लिखना है, जमा पक्ष में लिखना है, ठीक है। वितरण पात्र हानि होगा तो जमा पक्ष में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो फॉर्मेट को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ओके। बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो से फिर हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।